नवप्रभा लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नृपेंद्र कुमार मौर्य। चारों तरफ देश में चुनावी शोर है और इसी वजह से मुझे विश्वविद्यालय में चुनावी शोर भी सुनाई दिया और मुझे इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं मौजूद हूं और यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोटर्स आपको मिलेंगे और आज हम फर्स्ट टाइम वोटर से समझेंगे कि वो देश का भविष्य किन के हाथों में देना चाहते हैं। उन्हें भी देश का भविष्य कहा जाता है और जो सत्ता आएगी पार्टी में वो उनके भविष्य की दिशा और दशा तय करेगी। तो इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, कौन जीत रहा है 2024 लोकसभा चुनाव? वैसे तो मैं नहीं चाहता कि अभी कोई भी जीते, पर जितना चुनाव का माहौल चल रहा है और मेरी लोगों से जितनी बातचीत हो रही है, तो मतलब आधे लोग बीजेपी कहते हैं, कुछ कहते हैं हम नोटा पे दबाएंगे, पर तस्वीर साफ मुझे लगता है कि शायद बीजेपी जीतेगी। तो आपके लिए मुद्दे क्या हैं? आप क्यों चाहते हैं कि जो कोई भी ना जीते, या अभी आपको क्यों बीजेपी का कोई फेस नहीं समझ में आता है? बीजेपी के फेस की बात नहीं है। आप देख लीजिए, मणिपुर में देख लीजिए, लद्दाख में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी कुछ भी होता है प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट नहीं आती है, ना कोई भी कुछ भी काम होते हैं। वो कहते हैं हमने कमेटियाँ बनाई हैं, ये करा है, पर कुछ नहीं होता है। आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली का सीएम अभी जेल में है, अभी उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है कि क्या दिल्ली की सियासत जेल से ही चलेगी, उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस को देख के मुझे तो लगता है कि अभी कोई भी नेता एज अ पीएम फेस बनने के लिए कैपेबल नहीं है। बट इफ़ इश्यूज़ ध्यान में रखे जाएं तो मुझे लगता है धर्म जात पात से आगे बढ़कर अगर शिक्षा, बेरोज़गारी और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि, अगर इन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो हम वो सोच समझ कर वोट कर सकते हैं। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, इससे पहले भी आपने कभी वोट किया है कि अभी आज आपकी पहली बार है वो ये वोट देना? नहीं, मेरा सर्वप्रथम वोट होगा। तो आप यहीं दिल्ली के ही हैं? जी, मैं दिल्ली से ही हूँ। कौन सा लोकसभा क्षेत्र आपका पड़ेगा? मेरा लोकसभा क्षेत्र पड़ेगा सदर बाज़ार। मैं आगे एक महिलाएं भी हैं मेरे साथ मौजूद और ये मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये भी फर्स्ट टाइम वोटर और एक महिला होने के नाते ये किसको वोट दे रही हैं? ये मेरा दूसरी बार वोट देना होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे मन में भी अभी ऐसी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है कि अगला प्रधानमंत्री देश में मैं किसको देखना चाहती हूँ युवा होने के नाते, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अभी हमारे पास कोई जवाब उपलब्ध नहीं है। एक टेक सेवी प्राइम मिनिस्टर होने से ना देश नहीं चल पाता, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा युवाओं का मानना है। कल को जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हमें नौकरी चाहिए होगी, हम ये नहीं दिखाएंगे कि हम एक हिंदू राष्ट्र के रहने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें हैं, लेकिन जैसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और जो मुझे लगता है कि बीजेपी इसी चीज़ में कांग्रेस को पीछे करके आगे निकल जाती है, क्योंकि वो बहुत तेज़ हैं, उनके साथ जो एक उनकी पूरी आर्मी है बहुत तेज़ी से काम करती है। तो मुझे लगता है कि अगले ये जो इलेक्शंस हैं इसमें बीजेपी ही आएगी। तो अभी प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैली में जो कांग्रेस का घोषणा पत्र उसे मुस्लिम लीग का छाप बताया, इस पर आप क्या कहेंगे? वो देखिए, बीजेपी की तो आदत है रेडिकलाइज करना, हिंदू मुस्लिम में बांटना, लेकिन आजकल हम देखें तो घोषणा पत्र का महत्व कहाँ है? जब भी चुनाव होते हैं तो उसके बाद घोषणा पत्र कभी किसी सरकार के दिमाग में नहीं आता। बीजेपी बार बार दावा करती है कि उसके जो घोषणा पत्र है उसमें आर्टिकल 370 का रिमूवल था, वो उसने किया, राम मंदिर का बनाया और जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी वो लागू करेगी। तो तमाम बार ऐसी कहती है कि वो अपने घोषणा पत्र पर कायम है। तो आप ये कैसे कह रही हैं? जी देखिए, घोषणा पत्र जो उन्होंने किया ठीक है, वो 370 वगैरह लेके आए, लेकिन एक जो पटल पर जो समस्याएं हैं उनका क्या, उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। 370 हट जाने से क्या मुझे कल को नौकरी मिल जाएगी? अगर इस बात की गारंटी है तब ठीक है, तब मैं मानती हूँ कि हाँ उनका घोषणा पत्र सही है, लेकिन कल को ऐसा नहीं होगा तो उसी 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन होता है और अभी लद्दाख में इस मुद्दे पर सोनम वांगचुक बहुत बड़े आंदोलन में भी उन्होंने 21 दिन का फास्टिंग शुरू किया है। तो आपको क्या लगता है सरकार उसको और अपनी ध्यान नहीं ले जा रही है? जी, मुझे तो नहीं लगता कि अगर ले भी जा रही होगी तो वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसको दिखा नहीं रहे हैं। मतलब ये सरकार मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स देने में थोड़ा लेट करती है। ऐसा हो सकता है, बस मेरा मानना हो, क्योंकि जितना मैं ऑब्जर्व कर पाती हूँ, हम मणिपुर के मसले को देखें और ये 370 तो बाद की चीज़ आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार रिस्पॉन्स देने में थोड़ा लेट करती है इन चीज़ों में। मोबाइल चलाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर 2024 में प्रधानमंत्री बने? जी, मैं इस पे कोई ओपिनियन नहीं देना चाहूँगी कि जो भी जीते, बस डेवलपमेंट्स के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में काम होना चाहिए और हमें डेवलपमेंट ऑन स्क्रीन जो जैसे होता है, बट वो दिखना चाहिए, प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। तो वो चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। कोई भी जीते, जो एलिजिबल है वो तो वोट्स में और जो भी मेंबर्स को वो इलेक्ट करेंगे, जो भी हमारे लोग हैं वो इलेक्ट करेंगे उनको,
बट हमें ये देखना है कि कितनी डेवलपमेंट होती है आने वाले इस लोकसभा चुनाव के बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर का फेस होगा। तो दैट्स माय ओपिनियन। आप पहली बार वोट करेंगे, किसे वोट करने जा रहे हैं, क्या लगता है कौन जीत रहा है? देखिए, ये मतदान तो मेरा हक है और मेरा अधिकार है, मैं ऐसे बता नहीं सकता मैं किसको वोट करने जाऊंगा। लेकिन अगर मैं वोट करने जाऊंगा तो सबसे पहले अपने ध्यान में रखूंगा कि मैं किन मुद्दों पर वोट करूंगा। और आपके लिए बड़े मुद्दे क्या हो सकते हैं? बड़े मुद्दे एक युवा के लिए और एक छात्र के लिए एक यही होगा कि वो जब पढ़ाई करके पूरी करके अपनी बाहर निकले तो उसके हाथ में नौकरी है, नौकरी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक डिग्री होनी चाहिए। उस डिग्री का मैं कुछ नहीं करूँगा, उस कागज़ के पन्ने का मैं कुछ नहीं करूँगा अगर मेरे पास उस कागज़ के पन्ने के तहत से अगर मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अगर मैं कोई बड़ा चेहरा देख के नहीं अपना वोट करूँगा, मैं अपना कोई बड़ा चेहरा नहीं देखूंगा, मैं अपने लोकल में देखूंगा कि वो मैं जिसको वोट करूंगा वो मेरे लिए। आप किस लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग करेंगे? मैं उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। और वहाँ पे अभी कैंडिडेट्स आपको मालूम है क्या घोषित हो चुके हैं? हाँ, बीजेपी की तरफ से अरुण सागर जो अभी वर्तमान में वो सांसद जी भी हैं, तो उनको लेके हमारे यहाँ पे उन्होंने काम किया, ऐसी बात नहीं उन्होंने काम नहीं किया है, बिल्कुल बहुत काम किया, उनका नाम भी है। तो उसी तरीके से उनको या जिसको भी लोग चुनेंगे वो ज़्यादा, अभी तक अगर मैं सच कहूँ तो उनकी ही एक लोगों को छवि नज़र आ रही है कि इन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए काम किया है और उनको ही दोबारा चुनना चाहेंगे। यानी आपके शाहजहाँपुर में फिर बीजेपी इस बार फिर सरकार बनाने में आगे होगी? हाँ, कह सकते हैं आप, अभी 70-30 की लड़ाई कह सकते हैं। ठीक है, अब इन लोग का उधर रिकॉर्ड करना है तो फिर उन पे ही प्रेम कर देना। अरे ठीक है भाई, एकदम फोटोजेनिक चेहरा है। तो अब दूसरी तरफ हम विश्वविद्यालय के आ चुके हैं, जहाँ पे अभी वहाँ पे तमाम बातों पे हमारी बात हुई। इस समय मेरे साथ कार्तिकेय दिवाकर मौजूद हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के मीडिया अध्यक्ष हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो किसे वोट करने जा रहे हैं, उनका भी क्या पहला वोट है, वो किसे वोट कर रहे हैं। देखिए, हमेशा से ही जो विकास जिसने करा है हमारा वोट तो उसके लिए ही है। और जिस तरीके से आज देश में लहर है वो साफ बता रहा है कि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार 2024 में तीसरी बार आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो भाजपा बार बार एक 400 पार का नारा दे रही है, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कैसे 400 पार होगी? मैं भी मीडिया का मेरा रोज़ का न्यूज़ रूम में काम है, मैं वो 400 सीटें समझ नहीं पा रहा हूँ, भाजपा कहाँ से ला रही है? देखिए, 400 सीटें जो हैं वो भाजपा के विश्वास के लेकर है, जो जनता के बीच भाजपा ने विश्वास बनाया है। क्योंकि आप जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आपका कोई समर्थन नहीं देगा। आपने ज़रूर जनता का काम किया होगा, तभी आज बीजेपी इतने गर्व से कह रही है कि मैं 400 पार लेके आऊँगी। कुछ और भी तो हो सकता था, क्या 300 पार भी हो सकता था, 200 पार भी हो सकता था, लेकिन 400 पार ही जो वो नारा दिया गया है वो इसी विचारधारा को। अभी हम दिल्ली विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है चुनाव से कुछ समय पहले ही। हाईकोर्ट भी उस पर टिप्पणी करता है कि टाइमिंग पर शक है, क्यों इसी टाइम पे गिरफ्तार किया गया। तो आपको लगता है कि क्या दिल्ली की सरकार जेल से चल सकती है? क्या मुख्यमंत्री को रिजाइन देना चाहिए? और क्या ये लोकसभा 2024 को प्रभावित करेगा या नहीं? देखिए, संविधान तो ये कहता है कि अगर आप देखें तो जेल से सरकार नहीं चलाई जानी चाहिए। ये संविधान के किस आर्टिकल के तहत आप कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक वो संविधान वो चला रहे हैं सरकार। नहीं, मेरा देखिए, संविधान तो एक हमें बताता है कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए। एक होती है नैतिकता, नैतिकता के आधार पर मैं समझता हूँ कि ये कहना गलत है। आप अब सही मुद्दे पे हैं कि अगर आपके आरोप लग रहे हैं तो आप एक नैतिकता के आधार पर, एक मोरालिटी के आधार पे आप अपने पद को छोड़ें। और देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप गलत काम करेंगे आज और आपको कल को पुलिस गिरफ्तार करने लगी तो आप उनसे ये कह देंगे कि नहीं नहीं, आज रुकिए ज़रा, मेरा चुनाव है और 2 दिन बाद मुझे गिरफ्तार करिएगा। इससे पहले क्यों नहीं गिरफ्तारी होती है? और ईडी भी 8वें 9वें समन के बाद अरविंद केजरीवाल को रात में उठाती है। देखिए, ईडी के 9 समन आ गए, उसके बाद भी जो है बाहर निकलने को तैयार नहीं है केजरीवाल। और आज जब गिरफ्तारी हो जाती है तो इतने सवाल उठते हैं। जब पहले समन आए थे तो जब कोई नहीं कहता। अच्छा, तो आप भी एक छात्र हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है। आप कहाँ पे मतलब क्या पढ़ाई करते हैं? मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा हूँ अभी प्रथम वर्ष में। तो आप फर्स्ट टाइम वोट देने वाले हैं, कॉलेज के छात्र हैं, किसको जिता रहे हैं? मैं किसको जिता रहा हूँ इस बात से अभी उतना फ़र्क लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकारी तीसरी बार आती दिख रही है।
मुझे जहाँ तक ऐसा आभास हो रहा है। मैं जिस लोकसभा ज़िले से आता हूँ फिरोज़ाबाद, वहाँ पे भी बीजेपी की पूर्ण बहुमत आती दिख रही है मुझे। तो आपके लिए बड़े मुद्दे क्या होंगे? आप एक विद्यार्थी हैं, फिरोजाबाद से दिल्ली में आकर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ाई करते हैं, तमाम सपने आपके माता पिता ने देख करके आपको दिल्ली भेजा है। तो आपके लिए बड़े मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों को आप देख करके लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे? मेरे लिए बड़े मुद्दे शिक्षा और विकसित भारत को लेकर होगा। जिस तरह से अभी की सरकार ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक लक्ष्य दिया है, उसके तहत मैं भी देखूंगा कि मेरे परिप्रेक्ष्य में क्या सही है और क्या गलत, तो मैं उसके आधार पर वोट देना ज़्यादा पसंद करूंगा। तो मतलब आप विकसित भारत 2047 में, तो कुछ और स्टूडेंट्स भी मेरे साथ हैं, मैं बात करना चाहूँगा। क्या नाम पर होगा? जी, मेरा नाम अभिषेक हुआ। क्या पढ़ाई आप कर रहे हैं? जर्नलिज्म आप भी कर रहे हैं? जी, जर्नलिज्म मैं तृतीय वर्ष का छात्र हूँ अभी। अच्छा, तो आप कौन जीत रहा है, आपको क्या लग रहा है? मौजूदा समय में तो यहाँ पे हम लोग एक छात्र हैं, तो मुझे लग रहा है छात्र को जीतना चाहिए। जो छात्र हित की बात करेगा, जो हमारे मुद्दे को उठाएगा, जो असल मुद्दे हैं उनको उठाएगा, उसी की सरकार बननी चाहिए आने वाले समय में। तो कौन छात्र के हितों को, कौन मुद्दों को उठा रहा है? किसको आप कौन लगता है कि वो छात्र हितों की बात करता है? कौन सी पार्टी है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मौजूदा समय में बस एक ही पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी दो हैं, जैसा आपको पता है भारत में, एक कांग्रेस है और एक भाजपा है। तो एक पार्टी का अभी घोषणा पत्र आया हुआ है, तो उसमें छात्र हित की बात तो दिख रही है कि जो 30 लाख सरकारी जॉब हैं, खाली रिक्तियाँ हैं, उनको भरा जाएगा। अप्रेंटिस के थ्रू जो हम लोग एक स्टूडेंट हैं 3rd ईयर के, तो अगर निकल रहे हैं अभी, तो हमारे पास तो अभी कुछ रोज़गार के लिए तो कुछ है नहीं, तो इंटर्नशिप के माध्यम से दिया जाएगा 1 लाख रुपए 1 साल में। महिलाओं की बात की जा रही है उसमें, और समान अधिकार की बात की जा रही है। आरक्षण जैसे मुद्दों को भी कांग्रेस ने उठाया। तो मेरे ख्याल से देखिए क्या होता है, आने वाले समय में देखा जाएगा। अभी आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की। नरेंद्र मोदी रैली करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी रैली करते हैं, वह कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप बताते हैं, और वो तमाम जगह, चाहे वो नवादा हो, सहारनपुर की रैली, वहाँ पे ये तमाम बातें ऐसे करते हैं। तो आपको क्या प्रधानमंत्री के इस बयान से कितने सहमत नज़र आते हैं? मैं तो पूर्णतः असहमत हूँ प्रधानमंत्री के बयान से। उनके पास जो है 10 साल के कामकाज का उनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। इस वजह से बेतुके बातों के माध्यम से लोगों को बरगला रहे हैं, एक तरह से हमारे यहाँ कहा जाए तो। और मेन चीज़ वही है कि मुद्दे पे बात ना करना। हम लोग तो मुद्दे की बात करना चाहते हैं कि जैसे हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए? हमारा मुद्दा होना चाहिए सड़क, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था। हमें उस पे वोट करना चाहिए, ना कि धर्म पे, मुस्लिम लिंग पे, इन सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए हमें। तो मेरे साथ कुछ छात्र और मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो क्या है इनके मन में, कौन जीत रहा है चुनाव? कौन जीत रहा है? आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठ रहा है इस बार? जैसा कि 2019-2014 की तरह इस बार भी मोदी गवर्नमेंट ही वापस आ रही है। भारत में इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें मोदी गवर्नमेंट वापस आ रही है। आपके लिए बड़े मुद्दे क्या होंगे? कि विद्यार्थी के लिए बड़े मुद्दे क्या होते हैं? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आप अध्ययन करते हैं, आपके लिए तमाम अड़चने हैं, आपको सब कुछ करना रहता है, तो इस लिहाज से आपके लिए बड़े मुद्दे क्या होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है 2020 में लागू हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि मेरे हिसाब से, मेरे मतलब अपने वो से एक अच्छा और सराहनीय कदम है, जो आगे भविष्य को देखकर बनाया गया है, जिसमें लैंग्वेज प्लस में मेटा यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, हम एक कॉलेज में एडमिशन ले कहीं और पर भी जाकर से मतलब क्लास ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कि एक सराहनीय कदम है। CPI ने अभी कुछ दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें वामपंथी दल ने कहा है कि अगर वो सरकार में आते हैं, उनकी सरकार बनती है, तो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को स्क्रैप करेंगे, जो आपके लिए मुख्य मुद्दा है। तो आप उस उनके घोषणा पत्र को आप कितना फिर रेट करना चाहते हैं? देखिए, लोकतंत्र में विरोध और विपक्ष जरूरी है। CPI का अपना एक पर्सनल जो भी आइडियोलॉजी है वो उन पर चलते हैं, वो उनका मुद्दा है, वो उनका विचार है, ये करें, ये अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। लेकिन मेरे पर्सनल हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी छात्रों के हित में ही है, हम लोग के हित में ही है ऐसा। अब उनका क्या है, कारण क्या है, वो बताएंगे। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं या इसके पहले भी कहीं वोट दे चुके हैं? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम वोटर रहूँगा इस बार। तो आपके लिए बड़े मुद्दे क्या होंगे, और क्या आपको लगता है कौन चुनाव जीत सकता है? खैर, तो विपक्ष की भागीदारी कमज़ोर साबित हो रही है, तो इस बार भी इंडिया अलायंस फिर से केंद्र में ही रहेगी। और मेरे लिए विकास के मुद्दे सबसे पहले रहेंगे कि एक पिछड़े राज्य से आने के बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि सरकार नई पॉलिसी जो ला रही है उस पर काम करे, जहाँ पे हमारे सामाजिक असुरक्षाओं के साथ साथ
आर्थिक सुविधाओं के साथ साथ और राजनीतिक सुविधाओं पे भी काम किया जाए, ताकि जहाँ पे हमारे पास समाज में आर्थिक चूक और सामाजिक भूख और राजनीतिक दुख की बात ना हो। आपने बहुत अच्छे से कहा, आर्थिक सुख, सामाजिक सुख और तमाम बातें आपने की। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड आए थे जिसमें तमाम आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन कंपनियों से चंदा लिया जिस पे उसने पहले ईडी सीबीआई की रेड डलवाई, फिर उनसे चंदा मिला, फिर उनके मामले को ख़त्म कर दिया गया। तो आपके लिए क्या ये एक छात्र होने के नाते आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है? हमें न्यायपालिका पे ही ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि भारत की अगर हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां जो जितने भी चंदा इकट्ठा करते हैं उनके एक वो बॉन्ड जितने भी आए उन पे बनने चाहिए, पर हाँ अगर हमारी न्यायपालिका अगर उसकी खिलाफ है या उसके पक्ष में समर्थन करती है, अपना न्याय डालती है, तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय ही अपना फैसला रखे तो वही बेहतर है। मेरे पास और छात्र हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आजमगढ़ से मेरे मित्र ये हैं जो पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। मैं इनसे आजमगढ़ की विशेषकर पॉलिटिक्स की बात करना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव जो आजमगढ़ में हो रहा है वो एक हॉट सीट माना जाता है, जहां पे अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी हैं। कौन जीत रहा है वहाँ पे? जी, अभी तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि धर्मेंद्र यादव ही जीत रहे हैं, लेकिन वो गुड्डू जमाली सपा में शामिल होने की वजह से ज़्यादा परसेंटेज गुड्डू जमाली के धर्मेंद्र यादव के जीतने के परसेंटेज ज़्यादा हो गए हैं। पर ऐसा नहीं है कि निरहुआ भी कम दावेदार है, निरहुआ भी अपने आप में दावेदार प्रत्याशी हैं। निरहुआ भी जीत सकते हैं। गुड्डू जमाली आपको क्या लगता है वोट काट रहे हैं समाजवादी पार्टी का? गुड्डू जमाली तो समाजवादी पार्टी में शामिल होकर वहाँ से एमएलसी बन चुके हैं अभी। तो वो पहले इससे पहले उपचुनाव में लड़े थे तो उन्होंने बहुत सारा वोट काटा था समाजवादी पार्टी का। अभी वो शामिल हो गए हैं तो उनका वोट परसेंटेज भी सपा में चला जाएगा। आजमगढ़ में 2 संसदीय क्षेत्र है, तो आपको क्या लगता है कि सदर और लालगंज, तो 2 में से कितनी आप मतलब कौन सी पार्टी, दोनों कांग्रेस जीत रहे, दोनों भाजपा जीत रही है, सपा जीत रही है, क्या उम्मीद है? वहाँ के जो अच्छे उम्मीदवार थे वो दोनों पार्टी बदल लिए हैं। सदर से गुड्डू जमाली थी, बसपा से वो सपा में चले गए। बसपा से संगीता आज़ाद थी, वो भाजपा में चली आई हैं। और अभी लालगंज की सीट से कैंडिडेट भी नहीं अनाउंस हुआ है, तो अभी आगे जब अनाउंस होगा तो फिर जीतने या हारने के चांस बढ़ेंगे। आपकी राजनीतिक समझ जो आजमगढ़ की है उससे मैं एक और बात ये समझना चाहूँगा कि अखिलेश यादव वहाँ से चुन कर आते हैं, फिर वो सांसद से फिर वो हटते हैं, तो फिर उसका क्या फ़र्क पड़ता है? आप बोलना चाहेंगे? जी, वो हट चले जाते हैं क्योंकि वो उनको विधानसभा ज़्यादा देखना होता है, विपक्ष का वो चेहरा बनते हैं विधानसभा में, इसलिए वो वहाँ की सीट को छोड़ देते हैं और वापस अपने भाई धर्मेंद्र को चुनाव लड़ाते हैं। तमाम छात्रों से दिल्ली विश्वविद्यालय में मौजूद थे, फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात जान रहे थे, समझ रहे थे कि फ़र्स्ट टाइम वोटर्स के दिल में क्या है, जो देश के भविष्य हैं और जिनके हाथों में देश का भविष्य जाना है, जो उनकी दिशा और दशा को तय करेंगे। आपने जाना और समझा कि किस तरह दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में न पढ़कर अपने मुद्दों को सतर्कतापूर्वक जान रहे हैं और समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि किस तरह उनके लिए रोज़गार ज़रूरी है और तमाम सुविधाएं ज़रूरी हैं। कोई भाजपा जिता रहा है, कोई कांग्रेस, और बहुत सारे मुझे ऐसे छात्र भी मिले जिन्होंने ये कहा कि अभी कोई नहीं जीत रहा है या मैं किसी को मुख्यमंत्री पद पर, प्रधानमंत्री की पद पर नहीं देखना चाहता हूँ। तो अभी और बातें करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से, क्या है उसकी मूंज। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए।